गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ये सामान्यतः हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। और ये हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा, एक हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर पुनः केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम इंटरचेंजिंग करते हैं, पढ़ते हैं। यानी किस प्रकार से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी पुनः केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अर्थात रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का आपस में रूपांतरण कैसे होता है, किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा बदलती है वैद्युत ऊर्जा में, फिर वैद्युत ऊर्जा किस प्रकार बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। इस चीज का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कहेंगे विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। उसका नाम है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल कहा जाए, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और जो वैद्युत ऊर्जा को बदलता है रासायनिक ऊर्जा में उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हिंदी में विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल होगा, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और भी इसके नाम है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, या एक और भी नाम हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल कन्वर्ट करता है उस सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में इन चीज का जो इनका आपस में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इस चीज का अध्ययन केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th। तो हम लोग इसको डिटेल में एकदम वन बाय वन एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सेल देखा जाएगा, विद्युत सेल के बारे में। विद्युत सेल, तो विद्युत सेल जब हम बनाएंगे तो इसमें जनरली एक एनोड होता है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, कैथोड होगा। और अगर दोनों एनोड और कैथोड अलग अलग कंटेनर में बनाए गए हैं
तो इनको हम जोड़ते हैं लवर सेतु से, साल्ट ब्रिज से इन्हें आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहले जो एनोड और कैथोड है इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का एक और भी नाम है इलेक्ट्रोड, या इसको अर्ध सेल भी कहा जाता है, अर्ध सेल, अर्ध सेल, सेमी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो इलेक्ट्रोड के अंतर्गत आएगा सबसे पहला चीज एक आएगा वोल्टामीटर, 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 वोल्टमीटर नहीं वोल्टामीटर, दो चार शब्द आते हैं यहां पर। एक शब्द है वोल्टमीटर, एक शब्द होता है वोल्टमीटर और एक शब्द होता है वोल्टामीटर, एक शब्द होता है वोल्टामीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, वोल्टमीटर का मतलब वोल्टमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस होता है जो पीडी यानी कि विभवांतर को नापता है, वोल्टेज को नापता है। जैसे पंखा है या बल्ब है, ये कितने वोल्ट पर काम कर रहा है, इनके पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करेगा वो डिवाइस कहलाएगी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। व्हाइल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर कंटेनर होता है, एक बर्तन है। वोल्टामीटर एक बर्तन होता है जिसके अंतर्गत सेल बनाया जाता है। तो वोल्टामीटर, वोल्टमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure potential difference between 2 points, while voltameter is a container in which cell is made। जिस बर्तन के अंतर्गत सेल बनाया जाता है या जिस बर्तन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस करता है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड कैसे बनते हैं, तो इलेक्ट्रोड के लिए सबसे पहले वोल्टामीटर चाहिए, वोल्टामीटर के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स को हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में घुलकर फ्री आयंस जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे वर्ड होंगे जो, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मीनिंग होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे नमक NaCl, इसको पानी में डालेंगे तो तुरंत टूट जाएगा और देगा Na+ और Cl-। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे गिव्स द फ्री आयंस। ये आपका कैटायंस, कैटायन, कैटायन, और ये क्या हो जाएगा आपका एनायंस हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड जो यौगिक जल में घुलकर या उसको गर्म करके अगर पिघला दिया जाए, मोल्टन फॉर्म, एक्वस में या मोल्टन में, कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर फ्री आयन वो देता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली एसिड, बेसेस, साल्ट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए HCl, HCl इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि HCl वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या देगा, H+ और Cl- जनरेट कर देगा। कोई बेस लेते हैं लाइक NaOH, NaOH, ये भी आपका वाटर में डिसॉल्व होगा तो Na+ और OH- क्या करेगा, जनरेट कर देगा। तो कोई भी कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होकर या वो मोल्टन फॉर्म में गर्म करके पिघला दिया जाए, मोल्टन फॉर्म या एक्वस में, जलीय विलयन में, यदि वो मुक्त आयन देता है, फ्री आयन देता है, मुक्त आयन दे रहा है, तो ऐसे कंपाउंडों को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaOH इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके बाद एक चाहिए हमको इलेक्ट्रोलाइट्स का, हमको इलेक्ट्रोड बनाते समय हमको वोल्टामीटर, एक कंटेनर चाहिए, बर्तन चाहिए, फिर इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उस इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म चाहिए, और एक मेटालिक रॉड चाहिए, एक मेटालिक रॉड हमको चाहिए। तो इलेक्ट्रोड के अंतर्गत एक वोल्टामीटर होगा, वोल्टामीटर, इसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइट होगा
उस इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस या उसका मोल्टेन फॉर्म लेंगे और एक मेटालिक रॉड को इंसर्ट किया जाएगा। लाइकेस मान लीजिए कंटेनर है, एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंतर्गत मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया। कॉपर सल्फेट को पानी में क्या किया, डिजोल्व कर दिया गया। पानी डिजोल्व कर दिया गया, जो ही इसको डिजोल्व करेंगे, कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये पोलर कंपाउंड है, ये कॉपर सल्फेट वाटर में ऐड करने के बाद Cu++ केटायन और SO4- में टूट जाएगा। अब जब इस कंटेनर के अंतर्गत जब हम एक रॉड डालते हैं, किसकी, कॉपर रॉड, जब कॉपर की रॉड ऐड करेंगे तो देखा जाएगा इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जनरेट हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, विल डिस्कस, इसके बारे में बताया जाएगा क्यों प्लस चार्ज आता है। लेकिन ये पूरे जो सिस्टम है यह इलेक्ट्रोड है, यह सिस्टम इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोड के अंतर्गत आ जाएगा, यह सिस्टम इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड है कि कैथोड है, अभी पता चल जाएगा एनोड कैथोड क्या कैसे पता करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रोड में कंटेनर में लिया, एक बर्तन लिया होता है, इलेक्ट्रोड के अंतर्गत एक कंटेनर आएगा, उस कंटेनर के अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस या मोल्टेन फॉर्म और उसके अंतर्गत एक मेटालिक रॉड ऐड कर दिया जाएगा। ये पूरा मिलकर इलेक्ट्रोड बनाता है। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के मान लेते हैं, एक एनोड होगा, एक एनोड और एक कैथोड। अब एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, एनोड किसे कहते हैं, एनोड क्या है, एनोड किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोड। सेल में जो एनोड यूज किया जाता है वह क्या होता है, तो एनोड फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनोड है यह इलेक्ट्रोड है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, हिंदी में इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा दैट इज कॉल्ड एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू लॉस इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जब भी कोई एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इस फिनोमेना को कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन जिंक ने क्या किया, Zn आयन में कन्वर्ट हुआ और दो इलेक्ट्रॉन को क्या त्याग कर रहा है, यह ऑक्सीडेशन फिनोमेना हो रही है, यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक आयन में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है दैट इज कॉल्ड एनोड, तो एनोड उसी कहा जाएगा जहां ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होगा जहां ऑक्सीडेशन मींस टू लॉस इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। लेकिन सिंपल में ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, उसे ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। एनोड मींस द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे एनोड कहा जाएगा। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैथोड, कैथोड क्या होगा, तो कैथोड जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां रिडक्शन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, अपचयन, जहां बेटा अपचयन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होगा टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर Cu++ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, ये जो फिनोमेना है यह आपका रिडक्शन कहलाएगा। कॉपर आयन का कॉपर में कन्वर्ट होना, दिस इज रिडक्शन, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की फिनोमेना होगी उसे हम कैथोड कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कैथोड। ओके,
अब मान लीजिए कि अगर सेल के बारे में पढ़ें तो सेल जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होगा। एक अभी पढ़े हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो गैल्वेनिक जो सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, अभी आपने पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये बदलता है वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है वैद्युत ऊर्जा में। ये गैल्वेनिक सेल हो गया। और ये जस्ट इसका उल्टा करेगा, ये जो होगा यह उल्टा करेगा वैद्युत ऊर्जा को, यह वैद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करेगा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है यह कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके एनोड पर, यहां जो एनोड होता है, इसका जो एनोड होगा वह नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर जो एनोड होगा, इसका जो एनोड होगा, इसके एनोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे चार्ज के बेसिस पर हम एनोड कैथोड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एनोड मींस ऐसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होगा, सिंपली वही एनोड है। और कैथोड मींस जहां रिडक्शन होता है। फिर भी जनरल में गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड पॉजिटिव हो जाता है। और डिफरेंस देखा जाए इसका, कैथोड इसका देखा जाए, इसका जो कैथोड होता है, गैल्वेनिक सेल का जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है, इस पर प्लस चार्ज आता है, देखेंगे। और इसका जो कैथोड होगा, इसका जो कैथोड होता है, इसका कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और डिफरेंस देखें अगर इसमें, और अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसकी जो गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी वह लेस देन 0, यानी जो गिब्स एनर्जी होती है इसकी नेगेटिव होती है। वी विल डिस्कस व्हाट द मीनिंग ऑफ गिब्स एनर्जी। और इसकी जो गिब्स एनर्जी होती है, इसकी जो गिब्स एनर्जी होती है, गिब्स एनर्जी ग्रेटर देन 0, यानी जो गिब्स एनर्जी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि जब गैल्वेनिक सेल का जो वर्क करता है, यह एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियसली काम करता है, यानी गैल्वेनिक सेल जब काम करेगा तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीनिंग होगा कि यह एक ऐसा, इस सेल को काम करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो गैल्वेनिक सेल के डिफरेंस है, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या डिफरेंसेस होगा? तो गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल का एनोड जनरली नेगेटिव होगा, इसका कैथोड पॉजिटिव होगा। और गैल्वेनिक सेल का जो गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, वह नेगेटिव में होगा, यानी इंडिकेट कर रहा है कि गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनका आपस में रिलेशंस, ये सब हम लोग देखेंगे। सेकंड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में,
इसका एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, और इसकी गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तभी काम करेगा जब बाहर से एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए हमने एक सेल लिया, ये सेल है, मान लीजिए सिंपल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, और हमने क्या किया है, छोटा सा एक बल्ब ले लिया। इस बल्ब को यहां से हमने क्या किया, जोड़ दिया। स्विच को ऑन करेंगे, जो भी अगर स्विच है, स्विच को ऑन करने के बाद ये बल्ब तुरंत ग्लो कर जाएगा। गैल्वेनिक सेल को काम करने के लिए गैल्वेनिक सेल तुरंत वर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने नमक NaCl का एक्वस, मैंने एक बर्तन में NaCl नमक का जली विलयन लिया गया है, और इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। मान 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, दोनों ग्रेफाइट है, ये भी ग्रेफाइट की रॉड है, ये भी ग्रेफाइट की रॉड है। और इन दोनों रॉड को ये देख बल्ब से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अगर स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो आपका नहीं करेगा। सेल तो है, सेल है बिकॉज इट हैज 2 इलेक्ट्रोड्स, तो सेल है फिर भी काम ये नहीं कर रहा है। ये सेल तब काम करेगा जब हमको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने नमक NaCl का जली विलयन ले लिया, इसमें 2 रॉड लगा दिया, ग्रेफाइट 2 रॉड लिया, एक बैटरी लिया, ये क्या लिया, बैटरी, एक को जोड़ दिया बैटरी के प्लस से और एक को जोड़ दिया बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। तब यहां पर अगर मैंने बल्ब लगाया और स्विच को अगर ऑन करेंगे तब हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो यह सेल तभी काम कर रहा है जब बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं कि डेल्टा G ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा G पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी उस सेल को काम करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया एक टॉपिक है एनोड और कैथोड को डीपली पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट रहा, और कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कॉपर की रॉड को इसमें डाल दिया, कॉपर रॉड इसमें डाल दिया, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको पढ़ना है क्यों ऐसा होता है, वाई। कॉपर सल्फेट के जली विलयन में कॉपर की छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसको स्टडी करेंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं, यदि एक कंटेनर है, एक बर्तन है, बर्तन में वोल्टामीटर, इस वोल्टामीटर में यदि जिंक सल्फेट का जली विलयन एक्वस जली विलयन अगर ले लिया जाए और इसमें जिंक की रॉड को अगर डाल दें, अगर इसमें जिंक की रॉड को डाल दिया जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पढ़ेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। अभी देख रहे हैं कहीं कि कॉपर सल्फेट के एक्वस में कॉपर की रॉड डालने पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। जिंक सल्फेट के एक्वस में जिंक की रॉड, ये जिंक रॉड है, जैसे जिंक की रॉड डालने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों होता है ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से अगर एक गैल्वेनिक सेल है, ये एनोड है, ये एनोड की तरह काम करेगा, वी विल डिस्कस। और ये काम करेगा आपका कैथोड की तरह काम आपका करेगा। ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, एनोड और कैथोड हो गया। तो कॉपर सल्फेट के एक्वस में, कॉपर सल्फेट के जली विलयन में कॉपर के छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिंक सल्फेट के जली विलयन में जिंक की रॉड डालने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट क्यों होता है। यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर हम लोग का ईएमएफ आ जाएगा, वहां सेल काम करना शुरू कर देता है। एक वर्ड पहले हम लोग समझ सीखे, थोड़ा सा एक वर्ड जान ले, बार बार शब्द आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको सीखा जाए, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अभी हम लोग देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर फ्री आयन देते हैं। जैसे मैंने बताया था
अगर मान लीजिए कि H2SO4 है, H2SO4 है, ये वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस जनरेट किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होकर के फ्री आयंस जनरेट करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कैसे? अगर एक पदार्थ आपको दे दिया जाए, कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए, तो हम कैसे पता करेंगे कि वह इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है? उसका सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करना है। मान लीजिए जैसे ग्लूकोज आपको चेक करना है। हम ये चेक करना है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज दिया जाए और कहा चेक करना है कि यह इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को पानी में क्या करेंगे? डिजॉल्व कर लेंगे। ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व कर दिया गया और पानी में डिजॉल्व करने के बाद इसमें हम 2 रॉड लगा देंगे। ग्रेफाइट की 2 रॉड हमने ले लिया और यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पर क्या लिया? एक बैटरी लिया। एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, एक को बैटरी के माइनस जोड़ दिया। यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक स्विच को लगा दिया गया, स्विच लगा दिया गया। और इसके अंतर्गत मैंने क्या लिया है? ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन C6H12O6 ग्लूकोज का एक्वस ले लिया गया है, जलीय विलयन हमने लिया हुआ है। अगर ग्लूकोज के जलीय विलयन, ग्लूकोज को पानी में घोलकर हमने 2 रॉड डाल दिया है। 2 रॉड डाल के 2 रॉड डालकर एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया गया, एक को बैटरी के प्लस से, दूसरे को बैटरी के माइनस से, एक स्विच और एक हमने बल्ब लगा दिया। अगर स्विच को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद स्विच को अगर ऑन किया मैंने और बल्ब आपका ग्लो नहीं किया, किसी भी सब्सटेंस को चेक करना है कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस सब्सटेंस का पहले बनाइए जलीय विलयन और जलीय विलयन बना करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालिए, एक को बैटरी के प्लस से, दूसरे को बैटरी के माइनस से, एक छोटा सा बल्ब और एक स्विच लगाइए। अगर स्विच ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो मटेरियल दिया गया है, जो पदार्थ दिया है, वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वह नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। और अगर स्विच को ऑन करने पर बल्ब ग्लो कर जाता, इसका मतलब कि जो दिया गया पदार्थ है वह इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रयोग करके हम आसानी से बता सकते हैं कि जो पदार्थ आपको दिया जा रहा है वह पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना है नमक, नमक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? कोई भी अननोन कंपाउंड भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? नमक को चेक करें। NaCl, नमक इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? तो हमने क्या किया? नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन ले लिया, नमक को पानी में घोल दिया गया, इसमें 2 रॉड हमने ऐड किया, ग्रेफाइट की 2 रॉड ऐड कर दिया गया, एक बैटरी लिया गया, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया गया और दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया गया, एक बल्ब लगाइए और एक स्विच लगाइए। अगर स्विच को ऑन करने के बाद स्विच ऑन करते हैं और बल्ब यदि ग्लो कर जाता है, बल्ब जलने लगता है, इट मींस जो मटेरियल दिया गया है इट इज इलेक्ट्रोलाइट, यह आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये फ्री आयंस क्या करेगा? जनरेट कर रहा होगा। क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उस पदार्थ के अंतर्गत या तो फ्री आयंस हो, फ्री आयंस कैटायन एनायंस हो, या तो उस पदार्थ के अंदर आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या कह सकते हैं कि उसके अंदर होल्स हो, कोटर हो, इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। या तो उस मटेरियल के अंदर आपका जैसे वाटर इंसुलेटर की तरह काम करता है। प्योर वाटर डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। जो शुद्ध पानी होता है उसमें धारा का प्रवाह सामान्यता नहीं होता है, धारा नहीं बहेगी। लेकिन अगर उस पानी के अंतर्गत नमक को डाल दिया जाए तो धारा का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि नमक को पानी में डालते ही मुक्त आयन उत्पन्न हो जाएंगे, फ्री आयन जनरेट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए कंपलसरी है कि उस मटेरियल के अंतर्गत या तो फ्री आयंस हो
या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या उसके अंदर होल्स या कोटर होना चाहिए, तब जाके वो कंडक्टर की तरह वो काम वो कर सकता है, कंडक्टर की तरह काम वो कर सकता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल। सेल कैसे बनता है, डेनियल सेल कैसे बनाया जाता है, डेनियल सेल। तो इसको डीपली हम लोग स्टडी करेंगे डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल क्या होता है, डेनियल सेल कैसे बनेगा, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में कैसे डेनियल सेल बनाते हैं, तो डेनियल सेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेनियल सेल के लिए एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर। इस कंटेनर के अंतर्गत हम लेंगे जिंक सल्फेट का एक्वस, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत एक जिंक रॉड हम लोग इसके अंतर्गत डालेंगे। अभी बताए हैं कि जब जिंक सल्फेट के एक्वस में जिंक रॉड डालेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव चार्ज क्यों जनरेट होता है, अभी चर्चा करेंगे इस पर, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो जिंक सल्फेट के एक्वस में जिंक रॉड डालेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक और हम लोग कंटेनर यहां पर ले लेते हैं, दूसरा हम लोग कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर के अंतर्गत हम लोग कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट को पानी में क्या करेंगे बेटा, डिसॉल्व कर देंगे और इसके अंतर्गत एक कॉपर की रॉड को डाल देंगे और आप देखोगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर की छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। क्यों होता है पढ़ेंगे अभी। अब मान लीजिए कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर इन दोनों, ये एनोड की तरह काम करेगा या एनोड की तरह काम करता है और ये काम करता है कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। चार्ज के बेसिस पर नहीं कर सकते कौन एनोड है कौन कैथोड है। कैथोड अगर मैंने लिखा है तो कैथोड का मतलब कि निश्चित रूप से यहां पर रिडक्शन हो रहा है, निश्चित रूप से यहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, क्योंकि कैथोड का मतलब जहां रिडक्शन होता है और एनोड का मतलब निश्चित रूप से यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। चार्ज डजंट मैटर, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब रिडक्शन हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इनको अगर दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए आपस में, अगर इनको दोनों रॉडों को आपस में हम जोड़ दें और यहां पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया जाए, तो स्विच को ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। करंट का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसको पीडी मिले, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर प्राप्त हो और एक क्लोज परिपथ, बंद परिपथ होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। तो बंद परिपथ और विभवांतर जब मिलेगा तब धारा का प्रवाह आपका शुरू हो जाएगा। यहां पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव पोटेंशियल भी आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल मान लेते हैं कि सब अभी जनरल देखेंगे लेट करने के लिए, मान लीजिए कि माइनस के यहां पर 2 वोल्ट है, अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर आपका प्लस के 3 वोल्ट है। अगर चार्ज है तो पोटेंशियल होगा बेटा, अगर जहां चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, एक बर्तन है, अगर एक बर्तन के अंतर्गत पानी हम डाल देते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बर्तन के अंदर हमने पानी को ऐड किया, तो फिजिक्स में अगर इसको फिजिक्स के हिसाब से कंपेयर करें तो किसी भी बर्तन में अमाउंट ऑफ लिक्विड आवेश की तरह ट्रीट होता है। मतलब किसी बर्तन में जो पानी की मात्रा है वह जस्ट लाइक इज चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसमें जो लेवल है, लेवल, तल जिसको कह रहे हैं, तल, ये होगा विभव, पोटेंशियल।
ये पोटेंशियल की तरह ट्रीट होता है। जैसे अगर किसी बर्तन में पानी डालेंगे तो उसमें लेवल तो आएगा ही, किसी बर्तन में पानी डालोगे तो लेवल आएगा। उसी तरह किसी पदार्थ को आवेश दोगे तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। अब देखोगे जैसे जैसे इसमें और पानी डालोगे, अगर इसमें और पानी अगर डाला जाए और लिक्विड को ऐड करोगे तो उसका तल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसीलिए अगर किसी पदार्थ को ज्यादा से ज्यादा आवेश देंगे तो उसका विभव भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। कंपेयर करने के हिसाब से किसी भी कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये जो लेवल है, जो तल है, यह एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। तो अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर एक पोटेंशियल भी आएगा। अभी डिटेल में पढ़ेंगे पोटेंशियल कहां जनरेट होता है, वो पूरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डिस्कस करेंगे। लेकिन मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हो गया और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पीडी तो आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालें और अगर इन दोनों का ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम माइनस कर देते हैं कैथोड में से, क्योंकि अगर 3 में से मैं माइनस करूं माइनस के 2 को तो हम लोग कितना मिल गया, 5 वोल्ट मान लेके मिल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, लेकिन क्लोज परिपथ नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक यूज करेंगे साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को इसमें हम लोग लगा देते हैं, साल्ट ब्रिज। और पूरा डेनियल सेल कंप्लीट करने के लिए इसमें साल्ट ब्रिज का मतलब कि क्लोज लूप हमको चाहिए। धारा अगर बहेगी तो फिर धारा को बहने के लिए एक बंद परिपथ होना चाहिए। यही बंद परिपथ के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज हम लोग ऐड करेंगे। साल्ट ब्रिज के अंतर्गत क्या क्या होता है, साल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, इसी पर डिस्कस करेंगे। तो डेनियल सेल अगर मैं बनाऊं, डेनियल सेल बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक बर्तन लिया, कंटेनर, बर्तन मीन्स वोल्टामीटर, एक वोल्टामीटर लिया और यहां भी मैंने एक वोल्टामीटर ले लिया है, 2 वोल्टामीटर ले लिया। पहले वाले में मैंने क्या किया है, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लिया है, जिंक सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर दिया है। और दूसरे वाले कंटेनर में मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया गया है। इसमें मैंने क्या ऐड किया है, इसमें ऐड किया गया है जिंक रॉड, एक जिंक रॉड ऐड किया गया है, जिंक रॉड ऐड किया गया है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। इसमें ऐड किया गया है कॉपर की एक रॉड ऐड किया गया है, कॉपर रॉड ऐड किया गया है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ माइनस चार्ज जनरेट हुआ, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कॉपर के छड़ को डाल दिया और एक इसके प्लस चार्ज आ गया। ये कैथोड, ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा और ये काम करेगा एनोड की तरह काम करेगा। ये आपका काम करेगा, दिस इज एनोड, दिस इज एक्ट एज ए एनोड। फिर इनके बाद साल्ट ब्रिज लगाया जाएगा, साल्ट ब्रिज से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। साल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट चीज होता है। साल्ट ब्रिज के अंतर्गत क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज जो हम लोग जोड़ रहे हैं, दोनों कंटेनरों को आपस में जोड़ रहे हैं, साल्ट ब्रिज लवर सेतु साल्ट ब्रिज क्या होता है। साल्ट ब्रिज में हम लोग करते क्या है, साल्ट ब्रिज बनता कैसे है, तो साल्ट ब्रिज में जनरली लिया जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड को एक अगर एक पाउडर होगा, अगर ठीक ना, पाउडर होगा, इस अगर पाउडर में अगर इसको मिला करके एक बनाया जाएगा पेस्ट बना देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को अगर पाउडर में मिक्स करके एक पेस्ट, जेली जैसा एक जेली टाइप का एक पदार्थ बना देंगे और उस जेली वाले पदार्थ को इसके अंतर्गत फिल किया जाएगा। इस साल्ट ब्रिज के अंदर क्या रहेगा, आपका पोटेशियम क्लोराइड को अगर पाउडर में मिला के एक पेस्ट बनाएंगे और इसका जेली फॉर्म इसके अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाता है। साल्ट ब्रिज
के अंतर्गत पोटेशियम क्लोराइड को लेने के पीछे कुछ लॉजिक है क्यों पोटेशियम क्लोराइड को लिया जाता है। सबसे पहले साल्ट ब्रिज में और अगर विद जेलेटिन मिला करके अगर हम लोग पेस्ट बनाते हैं, इसकी खास बात सबसे पहले कि जो केसीएल होता है, साल्ट ब्रिज में केसीएल का जो यूज करते हैं, यह बिल्कुल जो इसका पेस्ट होगा यह हमारे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करेगा। यानी जो केसीएल जो साल्ट ब्रिज में जो पदार्थ भर रहे हैं, वह पदार्थ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के प्रति वह अक्रिय होगा। यानी कि जो साल्ट ब्रिज में जो कंपाउंड यूज किया गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, वह इलेक्ट्रोलाइट हमारे जिंक सल्फेट के जो आयंस होंगे Zn++ और SO4- या यहां पर बनेगा आपका Cu++ और SO4-, यहां कॉपर की रॉड है, जिंक की रॉड है। तो जो पेस्ट होगा पोटेशियम, जब हम इसको साल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड का अगर पाउडर को मिला के जो पेस्ट बनाते हैं, जेली जैसे पदार्थ बनाते हैं, इसके अंतर्गत भरेंगे, वह जो पदार्थ होता है पोटेशियम जो क्लोराइड होगा, वह पोटेशियम क्लोराइड आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के मेटल के प्रति इनॉट होगा, यानी रिएक्टर नहीं करेगा। एक और काम होगा कि इसका एक जंक्शन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसका 0 हो जाता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब अगर मान लीजिए कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, यह भी मान लें कि इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन है और यह भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, देयर आर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो इसमें भी मान लें कि केटायन होगा, केटायन है, एनायन है, और इसके अंतर्गत भी मान लीजिए इसके अंतर्गत भी केटायन और एनायन मौजूद है, केटायन और एनायन मौजूद है। हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, देयर आर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, और 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे के जब टच में आते हैं तो यहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसका केटायन इधर जा रहा है, केटायन और इसके एनायन की अगर मिक्सिंग की बात करें, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक दूसरे के टच में लाएंगे तो केटायन एनायन क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, उनकी मोबिलिटी आएगी। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट यहां भी केटायन है, एक एनायन है, और यहां भी कुछ केटायन है और कुछ क्या है, एनायन है। अगर केटायन और एनायन की मोबिलिटी में डिफरेंस हुआ, केटायन ज्यादा चला गया, एनायन कम चला गया, तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पोटेशियम क्लोराइड की वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 हो जाता है, इसलिए कि K+ और Cl- इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, दोनों की जो मोबिलिटी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। यानी कि यहां पर दोनों आयन की मोबिलिटी इक्वल होने की वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो आयन के माइग्रेशन में हमारा कोई पोटेंशियल बैरियर काम नहीं करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम क्लोराइड को चुनने के पीछे लॉजिक रहा कि पोटेशियम क्लोराइड और Cl- का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो लगभग बराबर है। ये दोनों की जो मोबिलिटी है वो लगभग सेम स्पीड से चलेंगे, सेम अमाउंट चलेंगे, तो इफेक्टिवली चार्ज डेवलप नहीं होगा, और इफेक्टिवली चार्ज जब डेवलप नहीं होगा तो हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाती है। और डेनियल सेल के लिए सबसे पहले अब डेनियल सेल जो बनेगा, इस डेनियल सेल का हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे, ईएमएफ क्या होता है, डेनियल सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो डेनियल सेल का ईएमएफ निकालने के लिए यहां पर ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया, इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इनको हम जोड़ देते हैं, एक वोल्टमीटर से जोड़ दिया गया, वोल्टमीटर जोड़ दिया गया। वोल्टमीटर से जोड़ने के बाद वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी, वह वोल्टमीटर की जो रीडिंग होती है वह कहलाती है ई सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले
एक क्वेश्चन देखा जाए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ, विद्युत सेल की बात हो रही है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ई सेल। ई सेल, ई सेल कैसे होता है? तो ई सेल क्या होता है? तो ई सेल निकालने के लिए, ई सेल निकालने के लिए फॉर्मूला है ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, किसी भी इस फॉर्मूले की मदद से अगर सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो ई कैथोड, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए कि ई सेल अगर मैं ले रहा हूं, ये हो जाएगा ई सी यू प्लस प्लस बाई सी यू माइनस ई जेड एन प्लस प्लस बाई जेड एन, यानी ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है। अगर एनोड और कैथोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड को घटा देंगे तो हमको ई सेल प्राप्त हो जाता है। वैसे जैसे ई सेल कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि हमने सेल बनाया, सेल कोई बनाया, अगर सेल बनाएंगे तो उसमें एक एनोड होगा, एक क्या होगा? कैथोड होगा। लेट मान लीजिए कि गैल्वेनिक सेल हम बना रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, और गैल्वेनिक सेल है तो गैल्वेनिक सेल का मान लेते हैं कि एनोड है, ये गैल्वेनिक सेल का एनोड है, मान लेते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये गैल्वेनिक सेल का कैथोड है, ये गैल्वेनिक सेल का कैथोड है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। बस एकदम इलेक्ट्रोलाइट और फिट किया, सेल बन के बिल्कुल रेडी है, सेल बन के रेडी है। तो ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। कंसीडर, मान लीजिए कि ये गैल्वेनिक सेल है और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये माइनस के 2 वोल्ट पर है, और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मान लेते हैं प्लस के 3 वोल्ट पर है। अब हमको निकालना है इसका ई सेल। अगर ई सेल, सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ क्या होगा? तो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए गैल्वेनिक सेल है और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल अगर पता है तो हम कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल माइनस कर देंगे। यानी कि अगर 3 में से अगर माइनस के 2 को घटा दिया जाए, यानी कि 3 धन 2, यानी कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट ये कहलाएगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी सेल से अगर करंट नहीं लिया जा रहा है, when current is not drawn from the cell, when current is not drawn from the cell, potential difference between cathode and anode is known as EMF of the cell. सेल से अगर विद्युत धारा नहीं लिया जा रहा है, सेल काम नहीं कर रहा है, इस दशा में सेल के कैथोड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से अगर एनोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस किया जाए तो जो चीज प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड सेल का ईएमएफ या सेल का विद्युत वाहक बल। तो व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, सेल से अगर करंट हम नहीं ले रहे, सेल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इस दशा में कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वह सेल का ईएमएफ हो जाएगा। अगर सेल काम करना शुरू करे, सेल से अगर हम करंट लेने लगे इस सेल से, मान ले किसी बल्ब को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, सेल वर्क करना शुरू कर दिया। सेल जब काम करना शुरू कर देगा, सेल वर्किंग में आ गया, सेल काम करना शुरू कर देगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? चेंज होगा। सेल से अगर करंट हम लेने लगे, सेल काम करना शुरू कर दिया और उस दशा में कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, तो 2 शब्दों को सीखना है, सेल के बारे में कुछ शब्दावलियां सीखनी है। सेल में सबसे पहले 3 शब्दों को सीखेंगे। एक होगा ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ क्या होता है, दूसरा सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, और तीसरा
पोटेंशियल ड्रॉप बाय द सेल। एक बेहतर सेल बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले बात है कि बेहतर सेल कैसे बनाएंगे, एक अच्छे सेल को बनाने के लिए क्या क्या मानक होने चाहिए, इस चैप्टर में हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और अगला लेक्चर हम लोग का होगा एक प्रश्न को लेकर के कि सबसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि जिंक सल्फेट के एक्वस में, जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जब जिंक रॉड को डाला जाएगा, जब इसमें जिंक रॉड को डाला जाएगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज क्यों आता है? जिंक रॉड नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? वाई। ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यह एक और क्वेश्चन था अभी कि जब हम कापर सल्फेट के जलीय विलयन में जब कापर की छड़ को डाला जाता है, कापर की रॉड को डाला जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। क्यों? ये हमको समझना है कि क्यों कभी नेगेटिव चार्ज आ रहा है और क्यों कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और इस प्रश्न का जो जवाब होगा हम लोग अगले लेक्चर में इसका जवाब दिया जाएगा। और एक बेहतर सेल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी एंथैल्पी, उसकी गिब्स एनर्जी, ठीक है, उसकी एंट्रोपी कैसे क्या करेंगे, इन सब के बारे में देखेंगे। एक बेहतर सेल बनाने का क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले ये होमवर्क आपका, या इसको सोचना है, सोचिएगा आप लोग, इसका जवाब हम लोग अगले लेक्चर में देंगे। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक की छड़ डालेंगे तो इसके ऊपर माइनस चार्ज जनरेट होगा, वाइल कापर सल्फेट के जलीय विलयन में कापर की छड़ को डालने पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट क्यों होता है। इस प्रश्न का जवाब अगले लेक्चर में हम लोग देंगे। और एक बेहतर सेल, एक अच्छे सेल बनाने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, एक बेहतर सेल बनाने के लिए क्या हम सोच सकते हैं, इस पर हम लोग अगले लेक्चर में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।